Hello, friends. Welcome to our initiative of daily PT pointers, in which we will discuss important headlines of the day, keeping in mind prelims 2024. So, the first topic is related to Bharat campaign. ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में आया था एंड ये इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. सो द न्यूज़ इज दैट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर recently launched a new campaign for banks under एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड इस कैंपेन का नाम है भारत. भारत की फुल फॉर्म है बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज अ 1 month long campaign starting from 15th of July and ending till 15th of August 2023. एंड इसका जो टारगेट है वो 7,200 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट है फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है? इट इज अ फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च्ड इन 2020 for creation of post-harvest management infrastructure and community farm assets. Under the scheme, rupees 1 lakh crore will be distributed by the financial year 2025-26 and the interest, subvention and credit guarantee assistance will be given till the year 2032-33. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुस्लिम वर्ल्ड लीग. ये टॉपिक भी आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड ये इंटरनेशनल के लिए रिलेवेंट है. Now न्यूज ये है कि द सेक्रेटरी जनरल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड लीग इज प्रेजेंटली इन इंडिया एंड ही मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो मुस्लिम वर्ल्ड लीग क्या है? इट इज अ इंटरनेशनल इस्लामिक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एक इंटरनेशनल इस्लामिक एनजीओ है एंड इट इज बेस्ड इन मक्का इन सऊदी अरेबिया. इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोमोट द ट्रू मैसेज ऑफ इस्लाम बाय एडवांसिंग मॉडरेट वैल्यूज दैट प्रोमोट पीस, टॉलरेंस एंड लव. This NGO has been funded by the Saudi government and it was established in 1962. जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है इस मुस्लिम वर्ल्ड लीग के, उनका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल करीम इसा. And this organization also founded the International Islamic Relief Organization in 1978. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज. तो न्यूज ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया is participating in the 11th meeting of the executive board of the Association of World Election Bodies. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड ये पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है. सो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज इज द लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज इन द वर्ल्ड. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2013 इन सियोल, साउथ कोरिया. अगर इंडिया और एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के रिलेशन के बारे में बात करें, सो इंडिया A Web Center has been established in New Delhi for the documentation and research for sharing of the best practices of the officials of the AWeb members. In fact, Election Commission of India has been associated with the process of formation of AWeb since 2011-12 and has been its executive board member since its inception in 2013-15 and 2015-17. In fact, Election Commission of India served as the chair of this body for the 2019-2022 term. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सागर संपर्क. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है. नाउ न्यूज ये है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इनॉग्रेटेड द इंडिजिनस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दैट इज DGNSS, जिसका नाम है सागर संपर्क. DGNSS है क्या? इट इज अ टेरेस्ट्रियल बेस्ड enhancement system which corrects the errors and inaccuracies in the global navigation satellite system and allows for more accurate positioning information. तो जो GPS है, GNSS है, उनकी जो लोकेशन होती है उसको और ज्यादा एनहांस करता है ये DGNSS. So this service will help the mariners in safe navigation and will reduce the risk of collisions. The latest DGNSS system is now able to transmit corrections of GPS and GLONASS, that is Global Navigation Satellite System. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023. ये टॉपिक भी आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता है एंड साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है. सो न्यूज ये है कि मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड द कर्टेन रेजर of 7th edition of India Mobile Congress. So this Congress will be co-hosted by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. ये जो edition होगा ये 7th edition होगा and this Congress was started in the year 2017. 2023 की जो थीम है वो है Global Digital Innovation and this year India Mobile Congress will be introducing Aspire. So Aspire क्या है? It is a grand startup event that will place
significant emphasis on igniting the future of entrepreneurship in India. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा UNHRC. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. सो UNHRC स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल. ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली इंडिया वोटेड इन फेवर of a draft resolution tabled in the UNHRC that condemns the recent public acts of desecration of Quran, जो आपका इस्लाम में सबसे सिग्निफिकेंट आपका टेक्स्ट है, होली टेक्स्ट है. तो यूएनएचआरसी के बारे में बात करें तो जैसे इसका नेम इंडिकेट करता है, ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है विच इज हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड. इट वॉज फॉर्म्ड इन 2006 एंड इट रिप्लेस द UNCHR, that is United Nation Commission on Human Rights. तो पहले UN Commission on Human Rights हुआ करता था, उसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने रिप्लेस कर दिया 2006 में. इसकी जो मेंबरशिप के बारे में बात करें तो 47 मेंबर्स हैं एंड द टर्म ऑफ ईच सीट इज 3 years. यानी कि जो भी 47 मेंबर्स हैं वो 3 साल के लिए इलेक्ट करे जाते हैं एंड नो मेंबर में ऑक्यूपाई अ सीट फॉर मोर देन 2 consecutive terms. तो मैंने अगर 3 साल सीट अगर आपकी होल्ड करी है, उसके अगले 3 साल भी होल्ड कर सकता हूं, पर उसके बाद नहीं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मणिपुर वायलेंस के कंटेक्स्ट में. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आता है एंड सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है. नाउ न्यूज ये है कि मणिपुर में जो वायलेंस चल रही है वो अब एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है. यूएस में, यूरोप में इस इवेंट को क्रिटिसाइज करा जा रहा है. जैसे मैंने पिछले दिन के कुछ डेली पीटी पॉइंटर्स में बताया था कि मणिपुर में वायलेंस इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पे जो मेती कम्युनिटी है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस ग्रांट करने के लिए अप्रूवल दिया गया है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाएगा. पर बाकी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वहां पे कुकी हो गई, जो ट्राइब्स हो गई, तो वो अपोज कर रही है कि मेती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस क्यों दिया जा रहा है, इसलिए वायलेंस हो रही है वहां पे. तो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट, दैट हैज डिसाइडेड टू होल्ड एन अर्जेंट डिबेट ऑन द वायलेंस इन मणिपुर. उन्होंने उस वायलेंस को कंडेम करा है कि वायलेंस में अब तक मोर देन 140 लोगों की डेथ हो चुकी है एंड मोर देन 50,000 पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड सिंस May 2023. साथ में उन्होंने ये भी क्रिटिसाइज करा है कि सम चर्चेस हैव बीन अटैक्ड बिकॉज ऑफ द क्लैशेस बिटवीन द मेती कम्युनिटी विच कंप्राइजेस मोस्टली हिंदू पीपल एंड कुकी ट्राइबल ग्रुप हु आर मोस्टली क्रिश्चियंस. एंड साथ में दे ऑल्सो क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग इंटरनेट शटडाउन इन द स्टेट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेटिंग द मैसेजिंग एप्स. सो ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 8 पे आया था एंड ये साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है. सो इस आर्टिकल में जो डायमेंशंस है वो आप पढ़ सकते हैं कि व्हाई इज द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है, इज ट्राइंग टू रेगुलेट द मैसेजिंग एप्स. देन आर इंटरनेट शटडाउन्स वेरी कॉमन इन इंडिया. कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था आपको कि इंटरनेट शटडाउन्स काफी ज्यादा हो रहे हैं इंडिया में. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज इन द लास्ट 10 years 60% of the global internet shutdowns occur in India. This article also talks about the virtual private networks. So what are VPNs? They tunnel as users internet traffic through another server. तो इस आर्टिकल में ये डिस्कस करा गया है कि why is the government of India critical of virtual private networks? Because virtual private networks में से जो messages होते हैं they are often encrypted, leaving the government with little visibility into what goes on in the user's connection. And also why is blocking VPNs a threat to digital privacy? तो ये डायमेंशंस कुछ कवर करिए, ये आप हिंदू के इस आर्टिकल से आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. ये टॉपिक भी हमने पिछले दिन के कुछ डेली पीटी पॉइंटर्स में 2-3 बार डिस्कस करा है, तो आज दोबारा से हिंदू में आया है एक्सप्लेन सेक्शन में. उसका जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन है ऑन पेज 8 एंड ये एजुकेशन के लिए रेलेवेंट है. तो न्यूज यही है कि यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल इन द पार्लियामेंट. So this foundation will operate with a budget of rupees 50,000 crore for 5 years, of which 28%, that is around 14,000 crore, will be the government share, and the remaining 72%, that is 36,000 crore, will come from the private sector. इसका objective है to act as a coordinating agency between researchers, various government bodies and industry, thus bringing industry into the mainstream of research. साथ में ये dimensions भी cover करिए हैं कि is the funding too less for this foundation जो अप्रूव करी गई है and how it will make research and development easier. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचायती राज के कंटेक्स्ट में. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड ये पॉलिटी के लिए रिलेवेंट है. न्यूज ये है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट मॉड्यूल ऑफ ऑडिट ऑनलाइन
was launched by the Ministry of पंचायती राज। तो ये तो एक्शन टेकन रिपोर्ट मॉड्यूल ऑफ ऑडिट ऑनलाइन है जो भी लॉन्च करा है, बट 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च द ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन which enables online audits of panchayat accounts and further strengthens the financial management and transparency. In fact, 15th Finance Commission की operation guidelines के according, starting from the fiscal year 2023-24, all the states must ensure that all tiers of panchayats constituting 100% of rural local bodies should have audited accounts for the year 2021-22. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साउथ चाइना सी एंड इंडिया फिलीपींस रिलेशन के कंटेक्स्ट में। हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 6 पे एक एडिटोरियल आया था, उसकी कुछ डायमेंशंस कवर कर लेता हूं मैं आपके साथ, एंड ये इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है। तो कुछ दिन पहले भी मैंने डेली पीटी पॉइंटर्स में आपको बताया था कि इंडिया एंड फिलीपींस के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी, एंड उसके जो की आउटकम्स थे वो ये थे कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू ओपन द रेजिडेंट डिफेंस अटैच ऑफिस इन मनीला. It has been decided to boost cooperation between the coast guards of the two countries. Philippines will acquire naval assets under a concessional line of credit from India. It was also decided to expand training and joint exercises on maritime security and disaster responses, and a maritime dialogue will be commenced soon. Also, the key point was that India, although reiterated its consistent position on adhering the UN clause, that is United Nations Convention on the Law of the Sea, it also specifically called for respect to the 2016 arbitral award on the South China Sea, which was a departure from the earlier position. तो पहले इंडिया साउथ चाइना सी के ऊपर हमेशा एक एम्बिगुअस स्टैंड लेता था कि ठीक है ऐसे सॉल्व कर लो, देख लो किस तरीके से, बट इस बार उन्होंने क्लियरली कहा है कि 2016 में जो एक आर्बिट्रेशन कोर्ट था, उन्होंने जो क्लियरली अवार्ड दिया है साउथ चाइना सी के ऊपर, उसे चाइना को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फिलीपींस और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को सपोर्ट करा है इंडिया ने, तो ये मेजर डेवलपमेंट है। और इस इन्फोग्राफिक में आप देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी में कौन कौन सी कंट्रीज हैं और कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, कौन कौन से रीजन्स के बीच में है। तो चाइना है, ताइवान है आपका, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है आपका, फिलीपींस है, और ये चाइना की 9 डैश लाइन है। और इसमें जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है जैसे पार्सेलल आइलैंड्स हो गए, आपके स्प्रेथली आइलैंड्स हो गए, तो उनके ऊपर क्लेम चल रहा है और उनके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाबार्ड के ऊपर। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे आया एंड इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। तो नाबार्ड के फाउंडेशन डे पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि नाबार्ड इज द स्पाइन ऑफ द रूरल इंडिया। तो इस बैकग्राउंड में नाबार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। सो नाबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो टास्क है दैट इज टू सुपरवाइज द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, district cooperative central banks and regional rural banks. It comes under the jurisdiction of Union Ministry of Finance and it is headquartered in Mumbai. It was established in 1982 on the recommendation of the B. Sivaraman Committee to implement the NABARD Act of 1981. And 1982 में जैसे ही ये establish करा गया वैसे ही it replaced the Agricultural Credit Department and Rural Planning and Credit Cell of Reserve Bank of India and Agricultural Refinance and Development Corporation. तो ACD, RPCC and ARDC organizations they ceased to exist and they were replaced by NABARD. And आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे आया था एंड ज्योग्राफी के लिए रिलेवेंट है। तो यहाँ पे भी लैंडस्लाइड्स हो गई, फ्लडिंग हो गई, इस चक्कर में यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। तो सोचा इस बैकग्राउंड में इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है और पहले ये दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट थी, पर अराउंड 1960 के टाइम पे एक ही डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। जियोलॉजिकली इट इज लोकेटेड इन द हिमालयस एंड द तिब्बतन प्लेटू एंड इट इज कनेक्टेड टू मनाली थ्रू द रोहतांग पास। कुंजुमला या फिर कुंजुम पास जो है दैट इज द एंट्रेंस पास टू द स्पीति वैली फ्रॉम लाहौल एंड इट इज क्लोज टू चंद्रातल। So friends, ये आज के हमारे डेली पीटी पॉइंटर्स थे। I hope you liked it. For more updates on current affairs, you can follow us on YouTube, Instagram and Telegram. Thank you.